राधे राधे प्रिय दर्शकों। सत्य प्रकाश जी की तीन औलाद, पूजा, प्रकाश और पीयूष। तीन बच्चे, जगह जमीन प्रॉपर्टी की कोई कमी नहीं। सत्य प्रकाश जी अपनी बेटी की शादी बहुत ही अच्छे अमीर खानदान में करना चाहते थे। बेटी के नाम पर उन्होंने काफी एफडी जमा करके रखा था, लेकिन हमेशा जो हम सोचते हैं वही नहीं होता। सत्य प्रकाश जी की बेटी पूजा अपने मनपसंद के लड़के के साथ कोर्ट में शादी करके आ जाती है। सत्य प्रकाश जी अपनी बेटी को डांटते हैं, समझाते हैं, उसे अपनी इज्जत दांव पर लगाने के लिए कहते हैं, लेकिन जब वह पता लगाते हैं कि मेरी बेटी ने जिस खानदान के लड़के के साथ शादी किया है, वह समाज में एक सम्मानीय परिवार के नाम पर जाना जाता है, तो सत्य प्रकाश जी अपनी बेटी को माफ कर देते हैं। लेकिन उनका बड़ा बेटा प्रकाश अपनी बहन पूजा को माफ नहीं करता। वह अपनी बहन पूजा को बहुत भले बुरे शब्द कहता है, ऐसा कि जो बहन के दिल को चीर दे, और वह अपनी बहन पूजा को अपने घर से तुरंत चले जाने को बोल देता है। पूजा भी उस भाई का मुंह देखना नहीं चाहती थी। उसने सोचा, मैंने तो मनपसंद के लड़के से शादी किया है, कोई गुनाह नहीं, और लड़के के घर वाले तैयार हैं। मुझे पता था कि मेरा यह भाई तैयार नहीं होगा। यह शुरू से ही बड़ा गुस्सैल और खतरनाक है। इसीलिए पूजा अपने घर में बिना बताए ही शादी कर ली थी। लेकिन उसके भाई को भी इतनी हद पार नहीं करनी चाहिए। उसने अपनी बहन को चरित्रहीन, कई लड़कों के साथ संबंध रखने वाली कहकर उसे अपमानित किया। वह अपने पति के साथ अपने ससुराल चली जाती है। कुछ ही समय बीता रहता है कि उसके पति की प्रमोशन हो जाती है और वह अपने पति के साथ विदेश चली जाती है। सुखी जीवन व्यतीत करते हुए पूजा को पता नहीं चला कि कब विदेश में 3 साल गुजर गए। हमेशा की तरह उसके फोन आते ही रहे, लेकिन जो उस दिन फोन आया तो पूजा की पूरी जिंदगी को बदल कर रख दिया। जब उसके फोन की घंटी बजी तो वह किचन में काम करते करते जाकर अपना फोन उठा लेती है। उधर से आवाज आती है, हेलो पूजा, मैं प्रकाश बोल रहा हूँ। पूजा के मुंह से कोई शब्द नहीं निकला। उसे अपना अतीत और अपना गांव तुरंत उसकी नजरों के सामने दिख गया। उसने बोला, क्या काम है? सिर्फ एक ही शब्द उसके मुंह से निकला तो प्रकाश बोला, माँ तुमसे बात करना चाहती है। पूजा ने फोन रख दिया और अपने पति के पास जाकर बोली, दीपक, आज प्रकाश ने फोन किया है, और वह रोने लगी। प्रकाश बोला, पूजा तुम बताओ, क्या बोला तुम्हारे भाई ने? देखो, अब तुम मेरी पत्नी हो। अगर उसने कोई भी उल्टा शब्द बोला, उसके मुंह से कोई ऐसे वैसे शब्द निकला हो, तो मैं उसे बर्दाश्त नहीं करूंगा। उसका कोई हक नहीं बनता कि एक शादीशुदा बहन को वह कुछ उल्टे सीधे शब्द बोले। मैं उसके ऊपर केस करूंगा। तुम रोती क्यों हो? बताओ, उसने आज तुम्हें क्या बोल दिया? पूजा ने बोला, कुछ नहीं, उसने ऐसा वैसा कुछ नहीं बोला। बस उसने यही बोला कि माँ तुमसे बात करना चाहती है। लेकिन मैंने फोन कट कर दिया। पूजा की बात सुनकर दीपक बोला, ठीक है पूजा, तुमने अच्छा किया। तुम्हारा दिल नहीं करता अपने मायके वालों से किसी से बात करने का तो मत करो, लेकिन तुम रो मत। मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ। तुम्हें कोई तकलीफ नहीं। तुम्हारे मान सम्मान और तुम्हारी रक्षा करना मेरा धर्म है। मेरे जीते जे कोई तुम्हारा कभी अपमान करे, मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। अपने पति की इस तरह से सहारे भरी बात को सुनकर पूजा के दिल में तसल्ली हुई और वह किचन में वापस काम करने चली गई। 2-3 घंटे गुजरे होंगे, उसका पति ऑफिस चला गया तो फिर से फोन बजा। पूजा ने फिर फोन उठाया और बोला, मुझे कोई बात नहीं करनी है भैया, तुम मुझे कॉल मत करो, और ना ही मैं तुम्हारे साथ कोई रिश्ता रखना चाहती। मैं तो उसी दिन तुम्हारे साथ रिश्ता तोड़कर आई थी, जिस दिन तुमने मुझे शब्दों की सीमा लांघ कर ऐसे ऐसे शब्द बोल दिए थे कि जो मेरे बर्दाश्त से बाहर थे। मैंने शादी ही किया था, कोई जुर्म नहीं किया, और मेरे ससुराल वालों ने मुझे मंजूर किया। फिर तुम होते कौन हो मुझे ऐसे शब्द बोलने वाले? पूजा की आवाज बंद नहीं हुई थी, तभी उधर से धीरे से आवाज आई, पूजा
मैं मम्मी बोल रही हूँ। पूजा अपनी आवाज को बंद कर ली, बिल्कुल शांत हो गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। माँ, इतने दिनों के बाद तुम्हें मेरी याद आई। तुम इतने दिनों के बाद मुझे फोन की हो। बेटी, तुम्हारे पापा इस दुनिया में नहीं रहे। 4 दिन के बाद तुम्हारे पापा की 13वीं है। अगर तुम्हारा दिल करे तो तुम अपने पापा की 13वीं पर आ जाना। इतना कहकर उसकी माँ रोने लगी। पूजा भी खुद को संभाल नहीं पाई और फूट फूट कर रोने लगी। फिर फोन कट हो गया। पूजा को लगा कि माँ रोते रोते फोन कट कर दी होगी। आज पूजा रो रही थी। फिर शाम को जब पूजा का पति दीपक आया तो उसने पूछा, पूजा, तुम फिर क्यों रो रही हो? तुम्हारे भाई ने फिर से तुम्हें फोन किया था क्या? पूजा ने बताया, हाँ, फोन तो किया था, लेकिन अब पापा इस दुनिया में नहीं रहे। हमें जल्दी से अपने गांव जाना होगा, क्योंकि मैं पापा की 13वीं में जाना चाहती हूँ। दीपक ने कहा, मैं तुम्हारी सारी तैयारी कर देता हूँ। तुम्हें फ्लाइट में बैठा दूंगा और उधर मैं अपने भाई को बोल दूंगा कि तुम्हें ले लेगा। मम्मी पापा भी आ जाएंगे। देखो, पहले तुम अपने घर चली जाना, उसके बाद मम्मी पापा और मेरे भाई को लेकर अपने मायके जाना। यदि तुम्हारे भाई ने तुम्हारे साथ कोई ऐसे वैसे व्यवहार किया तो तुम हिचकिचाना मत। मेरा पूरा परिवार तुम्हारे साथ है। पूजा अपने ससुराल आ गई थी। उसने अपने देवर से कहा कि मुझे लेकर मेरे मायके चलो। मैं पहले अपनी माँ से मिलकर फिर आकर यहाँ रहती हूँ। उसके बाद पापा की 13वीं में 2 घंटे के लिए जाऊंगी। पूजा अपने देवर के साथ जैसे ही अपने मायके पहुंचती है, बाहर ही खड़ी उसके घर से बड़े शोर शराबे की आवाज आ रही थी। उसका भाई जोर जोर से चिल्ला रहा, अच्छा, इतने दिनों के बाद वह महारानी आ रही है। अरे, मैं तो उसे बुलाता ही नहीं, लेकिन क्या करूं? घर की सारी संपत्ति जो बाबूजी मरते मरते उस महारानी के नाम करके गए हैं, वह भगोड़ी लड़की मेरे घर पे कभी कदम रखे, यह मुझे मंजूर नहीं। माँ ने कहा, तुम मेरी बेटी को ऐसे क्यों बोल सकते हो? आखिर तुमने भी तो ऐसी ही लड़की लाकर रखा है। तुमने कौन सा माता पिता की मर्जी से विवाह किया है? तुमने भी तो अपनी मन पसंद की लड़की से शादी किया, तो क्या तुम्हारी पत्नी भगोड़ी नहीं हुई? मेरी बेटी को जो ऐसा बोलते हो। प्रकाश को गुस्सा आया। उसने माँ के गालों पर एक चाटा जड़ दिया। मेरी पत्नी के बारे में ऐसा बोलने की हिम्मत कैसे हुई? वही छोटा बेटा पीयूष भी अपनी माँ के बीच बचाव में आ गया तो प्रकाश ने उसे थप्पड़ पर थप्पड़ मारना शुरू कर दिया। छोटा भाई और माँ दोनों बिलख बिलख कर रो रहे थे, चीख रहे थे। वहीं प्रकाश की पत्नी अपने सास ससुर के ऊपर गलत गलत इल्जाम लगाकर उन्हें चिल्लाए जा रही थी। पूजा बाहर खड़े खड़े यह सारा दृश्य सुन ली थी। अब उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह घर के अंदर जाए। वह अपने देवर को बोली, मुझे घर लेकर चलो, मैं बाद में ही आऊंगी। फिर पूजा उस दिन रुककर दूसरे दिन 13वीं में ही आई। जैसे ही वह घर के अंदर आई, उसे एक अनजान औरत मिली। उसने पूछा, आप कौन? पूजा ने बताया, मैं पूजा। पूजा नाम सुनते ही उस औरत ने कहा, मैं मधु, प्रकाश की वाइफ। अच्छा, आप पूजा दीदी है ना? मैंने आपको कभी देखा नहीं था, इसीलिए नहीं पहचाना। मैं आपकी भाभी हूँ। उसने झुककर पूजा के पैर छुए और गले लगाया। फिर पूजा को अंदर लेकर आई। वह पूजा को सोफा में बिठाते हुए बोली, बैठिए, मैं अभी सबको बुला देती हूँ। फिर उसने अपनी माँ, अपनी बहन, अपने भाई, पूरा उसका खानदान इकट्ठा हुआ पड़ा था, सबको बुलाकर परिचय करवाने लगी। तो पूजा ने कहा, माँ कहाँ है और पीयूष कहाँ है? पूजा उठकर अपने माँ के कमरे तरफ जाने लगी। तभी उसकी भाभी भी पीछे पीछे आई और बोली, माँ यहाँ पर आराम कर रही है। जब पूजा माँ के कमरे में आई तो देखा कि पूजा की माँ नई साड़ी, अच्छे कपड़े और बिल्कुल गुमसुम सी बैठी थी। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि घर में कल माँ के साथ जो हुआ है वह सब सच है। माँ के पास जो भी जेवर थे वह सब पहन रखी थी।
ऐसा नहीं लग रहा था कि घर में 13वीं या किसी के मृत का प्रोग्राम है। माँ को तो ऐसा सजाया गया था कि जैसे कोई शादी समारोह चल रहा हो, और माँ का चेहरा कुछ अलग ही बता रहा था। पूजा की बैठते ही उसकी भाभी मधु ने बोला, दीदी बैठिए, मैं आपके लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। इतने में पूजा का भाई प्रकाश भी आ गया और उसके पैर छूते हुए बोला, कैसी हो पूजा, तुम तो भूल ही गई, तुमने तो कभी फोन भी नहीं किया। कल जो भाई भगोड़ी जैसे शब्द अपनी माँ के सामने बोल रहा था, आज वह इस तरह से पूछ रहा कि जैसे वह अपनी बहन से कितना प्यार करता हो। उसने पूछा, जीजा जी और बच्चे कैसे हैं, उन्हें लेकर क्यों नहीं आई? पूजा का दिल अंदर से क्रोध से भरा पड़ा था कि कल यह मेरे लिए कितना अपमानित शब्द बोल रहा था, और आज मेरे पति को और मुझसे इतने प्यार से बोल रहा। वह कुछ भड़क पड़े इससे पहले उसने कह दिया, उसने भाई की तरफ बिना देखे ही यह बोल दिया, ऑफिस में छुट्टी नहीं। फिर प्रकाश अपनी पत्नी मधु को बोला, अरे यहाँ खड़ी क्यों हो, दिख नहीं रहा? इतनी दूर से पूजा आई है, जाओ जाओ उसके लिए चाय नाश्ता और खाना जल्दी से बना कर लाओ। पूजा ने बोला, नहीं, मुझे भूख नहीं है, मैं अपने घर से ही खाकर आई हूँ, और हाँ, मैंने कुछ पार्सल भी लिया है, मेरे हाथ में नाश्ता और खाना भी है। प्रकाश बोला, तू अभी भी नाराज है? तू अपने घर का खाना नहीं खाएगी? आखिर यह घर भी तो तेरा है। पूजा उसे कुछ जवाब नहीं दी। भाभी चली गई खाना बनाने, और प्रकाश भी किसी काम के लिए बाहर निकल गया। थोड़ी देर तक कमरे में एकदम से चुप्पी रही। फिर पूजा अपनी माँ से पूछी, माँ, ये सब कैसे हो गया? बाबूजी को क्या हुआ था? क्या बाबूजी बीमार थे? और तुमने मुझे फोन क्यों नहीं करवाया? जब बाबूजी जिंदा थे, बीमार थे, तुम्हें देखने आ सकती थी ना। पूजा की माँ पहले कुछ नहीं बोली, फिर आंखों में आंसू भरते हुए बोली, बेटी, इस घर का माहौल जो भी है वह तुम्हारे समझ से बाहर है। पूजा की माँ दरवाजे की तरफ देख भी रही थी और डर भी रही थी कि कहीं बेटा बहू आ ना जाए। पूजा ने बोला, माँ, मैं कल आई थी, मैंने बहुत कुछ सुन लिया है, तुम डरो मत, जो भी है सच सच बताओ, यह सब क्या है? तुम इतने जेवर और नए साड़ी पहनकर क्यों बैठी हो? आज तो पापा की 13वीं है ना। तो पूजा की माँ ने बताया, बेटी मैं कहाँ पहनती हूँ, अब तक तो मुझे फटी साड़ी के लिए भी लगा रहता था, लेकिन जब तुम्हारे भाई को पता चला कि तुम आ रही हो, तो वह सब दिखावे के लिए मुझे यह पहना दिया, ताकि तुमको यह लगे कि आज भी मैं इस घर की मालकिन और महारानी के जैसे रह रही हूँ। बेटी, यह सारा घर जमीन प्रॉपर्टी तुम्हारे पिताजी तुम्हारे नाम कर दिए हैं। तब से तुम्हारा बड़ा भाई घर में तूफान मचाकर रखा है। पीयूष को भी बहुत मारता पीटता है और मुझे एक एक टुकड़े के लिए लगा देता है। बेटी, तुम अपने पिता द्वारा तुम्हारे नाम की हुई सारी जमीन तुम अपने भाई के नाम वापस कर दो, क्योंकि जब तक वह जमीन नहीं पालेगा तो इसी तरह से हम माँ बेटे को सताता रहेगा। पूजा बोली, मम्मी मैंने सब कुछ सुन लिया है, कल मैं सब ठीक कर दूंगी, तुम चिंता मत करो। फिर 13वीं की पूजा और रस्में रिवाजें शुरू हो गई। उसके बाद पूजा, मैं कल वापिस आऊंगी। पूजा जब जाने लगी तो उसकी माँ ने उसे एक चिट्ठी पकड़ाया और बोला, बेटी, यह चिट्ठी तेरे बाबूजी तुझे कब से लिख भेजना चाहते थे, लेकिन तेरा पता उन्हें नहीं मालूम था। वह कई बार तेरे ससुराल वालों से भी मिलना चाहते थे, लेकिन वह तेरे भाई और भाभी के डर के मारे नहीं मिल पाए। यह लोग हर वक्त नजर रखते थे। ठीक है माँ, मैं घर जाकर इसे देख लूंगी। पूजा उस दिन चुपचाप अपने घर चली जाती है। वह अपने कमरे में जाकर उस चिट्ठी को जब पढ़ने लगती है तो उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं लेते। पूजा बेटी, तुम जिस दिन शादी करके आई थी उसी दिन मैंने पता लगाया तो तेरे ससुराल वाले सब अच्छे इंसान थे, सामाजिक और संस्कारी थे। मैंने दामाद और तुझे भी स्वीकार कर लिया था, लेकिन तेरा भाई तुझे स्वीकार नहीं किया। उसके डर के आगे मैं कुछ बोल नहीं पाया। बेटी, तेरे भाई ने एक लड़की को पसंद कर लिया और वह उसके साथ शादी करने की जिद कर रहा था। उसी से हमारे घर के पूरे
माहौल को बिगाड़ कर रख दिया। बेटी, मैं ज्यादा तो नहीं, लेकिन यह तुम्हें बता दूं कि जिस लड़की से तेरे भाई ने शादी किया है, वह लड़की अपने जीजा के साथ मिलकर हमारे घर को बर्बाद कर देगी। उसका उसके जीजा के साथ नाजायज संबंध है और उसके जीजा प्रकाश के दोस्त हैं। इसीलिए उसने मधु को मेरे घर में एक मोहरा बनाकर भेजा है, क्योंकि यह जमीन और प्रॉपर्टी वह दोनों मिलकर हड़पना चाहते हैं। हमने शादी से पहले ही पता लगा लिया था है। इसीलिए प्रकाश को मना भी किया कि बेटा तू शादी मत कर। लेकिन प्रकाश उसके प्रेम में इतना अंधा हो गया था कि उसने हम सबकी बातें नहीं मानी और हमारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। कई बार हमें हाथ उठाया, भाई को भी मारा पीटा और वह माँ को भी हाथ उठाने लगा। और जब से यह लड़की घर में शादी करके आई है, तो इसने कभी हम दोनों को चैन से रहने नहीं दिया। मैं बीमार था तो इस मधु ने अपने पति से 1 रुपए दवाई के पैसे भी नहीं देने दी। मैं एक बार तुम्हारे ससुर से मिला भी, लेकिन उस समय मेरे साथ प्रकाश था तो मैं उनसे बात नहीं कर पाया। मेरे मन की बातें मन में रह गई। यह सारी जमीन और प्रॉपर्टी मैं तुम्हारे नाम इसलिए करके जा रहा हूँ कि मुझे पता है कि मधु को ये सब चाहिए। इसीलिए बेटी, तुम इस जमीन और जगह को सही तरीके से इसका सही उपयोग करना। पीयूष अभी बहुत छोटा है, उसके नाम तो मैं कर नहीं सकता। तुम्हारी माँ के नाम भी कर दिया तो मार पीट के सब वापिस से ले लेंगे। बेटी, इस प्रॉपर्टी का तुम अच्छे से ध्यान रखना, बाकी तुम खुद ही समझदार हो। वह पत्र को पढ़कर रोने लगी, अपने कमरे से बाहर आई और अपने ससुर के हाथों में दे दिया। उसके ससुर ने जब वह पत्र पढ़ा तो वह भी आश्चर्य में पड़ गए कि आखिर तुम्हारे घर में यह सब हो रहा है पूजा बहू। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारी माँ और तुम्हारे छोटे भाई की जिंदगी खतरे में है। उसके ससुर और उसके ससुराल वालों ने सब पूरा साथ देने को बोला। दूसरे दिन वह सब गाड़ी में बैठकर पूजा के घर पहुंच गए। लेकिन आज समय का पता नहीं था प्रकाश को कि पूजा कब आएगी। इसीलिए उसने माँ को कुछ तैयार नहीं किया था। आज माँ फटी साड़ी भूखे प्यासे उसी घर में पड़ी थी। पीयूष की आंखों में आंसू था, गालों पर थप्पड़ के निशान थे और माँ घर के सारे बर्तन साफ कर रही थी। पीयूष घर में झाड़ू मार रहा था और मधु गेस्ट रूम में बैठे हुए अपने जीजा के साथ बातें कर रही थी। प्रकाश घर पर नहीं था। पूजा ने सोचा कि पापा जी ने जो पत्र पर लिखा है वह मैं पता कैसे लगाऊं कि इनके बीच सच में कुछ चल रहा है कि नहीं। पूजा ने धीरे से गेस्ट रूम की खिड़की में जाकर उनकी बातें सुनने की कोशिश की। पहले तो दोनों की फुसफुसाने की आवाज आ रही थी। जब पूजा ने कान लगाकर सुनने की कोशिश किया तो उसे कुछ सुनाई दिया। उसके जीजा बोल रहे थे, अरे मधु, तुम कहीं प्रकाश से प्यार के चक्कर में पड़ मत जाना। अपने टारगेट को भूल मत जाना। यहाँ तुम घर बसाने नहीं आई हो, यहाँ तो तुम्हें सब कुछ अपने नाम करवाना है। उसके बाद मैं और तुम विदेश में जाकर आराम से रहेंगे। एक बार यह सब कुछ हमारे हाथ तो लग जाए। पूजा मुंह बनाते हुए बोली, इतना जल्दी सब कुछ मिलना आसान नहीं है। देख रहे हैं, वह बुढ़ा मरते मरते सब कुछ अपनी बेटी के नाम कर गया है। तो क्या अब इस प्रकाश को सारी जिंदगी मुझे झेलना पड़ेगा। उसके जीजा जी ने बोला, जो प्रकाश को तुम दवाइयां देती थी वह डबल कर दो। अगर तुम्हें सब कुछ हासिल ना हुआ तो तुम्हें उस प्रकाश के साथ सारी उम्र रहना भी नहीं पड़ेगा। जितना जहर उसे धीरे धीरे दिया जा रहा है उसका डोज डबल कर दो। बहुत ही जल्द चिड़चिड़ा कर गुस्से में और उस जहर की वजह से वह इस दुनिया को बाय बोलकर चला जाएगा। फिर तुम आजाद हो जाओगे। वह दोनों एक दूसरे को हाथ में ताली देकर हंसने लगे। पूजा यह सब सुनकर हैरान थी कि पापा गलत नहीं थे, लेकिन वह अपने भाई को कैसे समझाती। पूजा अपने ससुर देवर को बोल दिया कि आप लोग बाहर गाड़ी में ही ठहरो। जब मुझे कुछ माहौल खराब दिखेगा तो मैं आप लोगों को जल्दी से कॉल कर दूंगी। पूजा अकेले ही अपने घर के अंदर गई। पूजा ने देखा कि हाल में
भाभी की माँ, भाभी की बहन, उसका भाई आराम से बैठे हुए चाय नाश्ता कर रहे थे, लेकिन भाभी अपने जीजा के साथ तो गेस्ट रूम में थी। इन लोगों को कोई खबर नहीं। उसकी माँ बर्तन धो रही, भाई झाड़ू मार रहा। पूजा हाल में जाते ही आवाज दिया, माँ कहाँ हो? उसने तो पहले ही देख लिया था, लेकिन फिर भी उसने आवाज दिया। उसकी आवाज उसकी भाभी ने सुना तो वह भी हड़बड़ा कर अपनी साड़ी को संभालते हुए बाहर आई और बोली, अरे दीदी, आपने तो बताया ही नहीं कि आप आ रही हो। उसने धीरे से बोला, हाँ बता देती तो तुम सारा इंतजाम जो कर लेती। क्या बोला दीदी? नहीं नहीं भाभी, कुछ नहीं, बस माँ से मिलना था, क्योंकि मुझे वापिस भी जाना है। अरे दीदी, ऐसे कैसे आप जा सकती हैं? कुछ बहुत जरूरी भी काम है जो आपको करना है। पूजा बोली, हाँ भाभी, जरूरी काम करने ही तो आई हूँ। फिर उसने माँ को आवाज दिया, माँ कहाँ हो? भाभी ने तभी आवाज दिया, माँ जी बाहर आइए ना, पूजा दीदी आई हैं। फिर मधु दिखावा करते हुए पीयूष को आवाज देती है, पीयूष कहाँ घूम रहे हो? सुबह से तुमने कुछ खाया कि नहीं? उसे पता था कि पीयूष झाड़ू मार रहा है, कहीं उसकी बहन पूजा देख ना ले, इसीलिए उसने ऐसा बोला। लेकिन पूजा ने तो सब कुछ पहले ही देख लिया था। माँ और भाई के आ जाने के बाद उसकी भाभी नाश्ता लेकर आई तीनों के लिए कि अभी आप लोगों ने भी नाश्ता किया कि नहीं। पूजा अपनी माँ के कमरे में ही जाकर बैठी। उसने अपने माँ से बात करना चाहा। माँ को बताने लगी, माँ जो भी पापा ने लेटर में लिखा था वह सारी बातें सच है, मैंने अपने कानों से सुन लिया है। माँ अब इस सच्चाई को मैं कैसे खोलूं? यदि मैं कहती हूँ तो ये तुम्हारा बेटा मेरी बात मानेगा नहीं, लेकिन मुझे किसी न किसी तरह से तो सच सामने लाना ही होगा। पूजा की माँ कहने लगी, प्रकाश इस मधु के प्रेम में पागल हो गया है, इसने अपने बस में कर लिया है। यह किसी का नहीं सुनता, सिर्फ अपनी पत्नी के अलावा। देख नहीं रहे हो, हम सब घर का दोनों माँ बेटा काम कर रहे और उसके मायके वाले कैसे आराम से सोफे में बैठकर नाश्ता पानी कर रहे हैं और हम दोनों इस घर में नौकर बने पड़े हैं। उसने अपने भाई की तरफ देखा और उसे गले लगाने चली तो उसका भाई कराह उठा। उसने पूछा, क्या हुआ पीयूष? पीयूष ने बोला, भैया ने तुम्हारे जाने के बाद ही मुझे बहुत मारा, बहुत दर्द हो रहा है। उसने अपने भाई की शर्ट खोलकर पीठ में देखा तो निशान काले पीले हो रहे थे। ऐसा लग रहा था कि किसी मजबूत छड़ी से मारा गया। इतने छोटे भाई के इस तरह से तकलीफ को देखकर उसका कलेजा फटने सा लगा। उसने बोला, आज सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी उसका भाई प्रकाश कमरे में पहुंच गया और बोला, तो तुम्हें सब कुछ पता चल गया? यह माँ यही बैठकर बता रही। वह अपनी पत्नी को चिल्लाया, मैंने बोला था ना कि इन माँ बेटियों को एक साथ मत करना। इसने सब कुछ बता दिया। अब जब पूजा महारानी तुम्हें सब कुछ पता चल ही गया है तो तुम सीधे सीधे पेपर में साइन कर दो और यहाँ से चले जाओ। इसी में तुम्हारी भलाई है। इस घर का, इस प्रॉपर्टी का असली मालिक मैं हूँ, तुम नहीं। पूजा ने बोला, भैया मैं साइन तो कर दूंगी, लेकिन उससे पहले भी मुझे कुछ फैसला करना है। प्रकाश बोला, क्या फैसला करोगी? तुम होती कौन हो? चरित्रहीन कल थी, चरित्रहीन आज हो। मेरी नजरों में तुम्हारी ना कोई कल अहमियत थी ना आज। पूजा ने बोला, भैया तुमने भी तो एक चरित्रहीन लड़की के साथ शादी किया है। अरे मैंने तो सिर्फ एक से प्यार किया और उसी के साथ सारा जीवन व्यतीत कर रही हूँ। लेकिन तुम्हारी पत्नी के नाजायज संबंध उसके जीजा से है और वह हमेशा शादी के बाद भी अपने जीजा के साथ मिलती है और तुम्हें धोखा दे रही है। प्रकाश अपनी पत्नी के प्रति यह बातें सुनकर गुस्से से भड़क उठा और पूजा को मारने ही वाला था कि पीछे से किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो पूजा का देवर पीछे खड़ा था। उसने बोला, खबरदार, अगर मेरी भाभी पर हाथ उठाया तो अभी ये तुम्हारे दोनों हाथ तोड़कर रख दूंगा। पूजा के ससुर भी वहां आ चुके थे। फिर प्रकाश चिल्लाते हुए बोला कि इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी पर गलत इल्जाम लगाने की। वहां पर मधु भी आ गई और बोली, दीदी मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? जब आप यह घर छोड़कर भागी थी
तब तो मैं थी भी नहीं, फिर मेरे ऊपर ऐसा इल्जाम क्यों लगा रही हो? आपको यह सब कहना शोभा नहीं देता, क्योंकि आपने तो खुद ही गुनाह किया है। अपने माँ-बाप की मर्यादा का उल्लंघन करके भागकर शादी किया है। वहां पर मधु का जीजा भी आ चुका था। उसने बोला, प्रकाश भाई साहब, आपने हमें इतना अपमान करने के लिए बुलाया। अरे आपने बुलाया था अपने पिताजी के 13वीं पर, इसीलिए तो हम सब आ गए। हमें नहीं पता था कि आपकी बहन आकर हमारा इस तरह से अपमान करेगी। चलिए, सब लोग यहाँ से चलिए। अब हम यहाँ एक पल भी नहीं रुकेंगे। वह सब मधु के मायके वालों को इस तरह से बोलने लगा। तो मधु बोली, क्यों? इतना जल्दी भी क्या है भाभी के जीजा जी? आप अपनी प्रॉपर्टी और अपनी मधु को लेकर नहीं जाएंगे? आपका यही प्लान है ना कि जैसे ही सारी प्रॉपर्टी प्रकाश के नाम हो, प्रकाश मोह माया में अंधा होकर अपनी पत्नी के नाम कर दे और फिर आप लोग उसे जहर देकर मार दो और फिर यह सब कुछ लेकर मधु को विदेश चले जाओ। मधु जोर से चिल्लाई, यह सब क्या बोल रही हो दीदी? कोई सबूत है आपके पास जो इस तरह से इल्जाम लगा रही हो? मधु भाभी, अच्छा ये बताओ, आप अभी भी भैया को एक गोली दे रही हो या दो दे रही हो? बताओ, आप रोज रात को एक गोली देती हो, तो डबल गोली कब से करने वाली हो? प्रकाश गोली का नाम सुनकर चौंक कर अपनी पत्नी की तरफ देखा, क्योंकि सच यही था कि मधु रोज एक गोली प्रकाश को दिया करती थी। तो पूजा ने अपने भाई की तरफ देखते हुए बोला, हाँ भैया, तुम वो गोली जो खा रहे हो, वह तुम्हें एक धीमा जहर दिया जा रहा है। इन लोगों की प्लानिंग अब ये है कि अब वही गोली तुमको रोज डबल दिया जाएगा, जिसे खाकर तुम कमजोर, चिड़चिड़ेपन और झगड़ालू से हो गए, जिसकी वजह से तुम घर में माँ और भाई के साथ मारपीट करते हो, हमेशा गुस्से और नशे में रहते हो। और यह काम मधु अकेले नहीं, अपने जीजा के साथ मिलकर कर रही है। मधु और उसका जीजा पुराने प्रेमी हैं। यह तो मधु का जीजा उसकी बहन का भी सगा नहीं है। यह मधु को लेकर अपनी पत्नी को भी छोड़कर चला जाएगा। उसकी पत्नी भी वहीं खड़ी की खड़ी कभी अपनी बहन की तरफ देखती तो कभी अपने पति की तरफ। फिर उसका जीजा चिल्लाकर बोला, बहुत हो गया मेरा अपमान, अब मैं यहाँ एक पल भी नहीं ठहरूंगा। पूजा ने बोला, अरे क्यों नहीं ठहरेंगे भाभी के जीजा जी? एक मिनट, यह तो देखिए हमने जमीन का कैसे बंटवारा कर दिया है। यह कहकर उसने वीडियो अपने भाई की मोबाइल में शेयर कर दिया। हुआ ये था कि जब वह अपनी भाभी और उसके जीजाजी की बातें सुन रही थी, तो उसने सारी बातें अपने मोबाइल में रिकॉर्डिंग कर लिया था। वही रिकॉर्डिंग अपने भाई को भेज दिया। उसके भाई ने जब वह रिकॉर्डिंग देखा, तो उसके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। वह गुस्से से अपनी पत्नी की तरफ वहीं फल फ्रूट में रखा हुआ चाकू उठाकर मारने दौड़ा। तभी पूजा ने अपने भाई का हाथ पकड़ लिया, उसे चाकू छुड़ाते हुए उंगली में लग गई। लेकिन पूजा ने भाई को अपने साइड में कर दिया, क्योंकि उसे पता था कि मेरा भाई प्रकाश हर वक्त नशे और गुस्से में रहता है। तभी वहां पर पूजा के ससुर वकील लेकर पहुंच गए और साथ में पुलिस भी थी। पूजा ने पुलिस से बोला कि यही दोनों आरोपी हैं जो प्रकाश को रोज धीमे जहर के नाम पर गोली देते हैं और यह मेरी माँ के साथ मारपीट करते हैं, अत्याचार करते हैं। इन दोनों ने मिलकर इस घर में बहुत ही गलत कर रखा है। पूजा ने बनाया हुआ वीडियो अपने ससुर के मोबाइल में दे दिया। उसके ससुर, पुलिस और वकील को भी वह वीडियो दिखा दिया। साथ में वह पिताजी का लेटर भी भाई के हाथ में पकड़ा दिया। भाई ने लेटर को भी पढ़ा और बहुत पछताया कि पिताजी ने तो मुझे यह बात बता, इस लड़की का चरित्र ठीक नहीं है, लेकिन मैंने अपने पिताजी को यह कहकर मारा पीटा कि अपनी बेटी की तरफ कभी ध्यान दिए? आपकी बेटी चरित्रहीन थी, तो मेरी पत्नी पर आरोप लगा रहे हो और मैंने पूरा भरोसा कर लिया मधु पर। आज उसके प्रायश्चित का ठिकाना ना था। उसने कहा, इंस्पेक्टर साहब, जल्दी से मेरी पत्नी और उसके जीजा, इन दोनों को यहाँ से लेकर जाइए। मैं इसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहता। इसने मुझे मारने की पूरी कोशिश की और यह रोज मुझे जहर देती रही। जीजा और साली दोनों गिरफ्तार हो चुके थे।
इधर पूजा और वकील ने मिलकर प्रॉपर्टी का फैसला कर दिया। उसने पूरा घर और घर के आसपास जमीन बड़े भाई प्रकाश के नाम करवा दिया। दुकान और उसके पिताजी ने दुकान के साथ एक और जो फ्लैट खरीदा था, वह फ्लैट और एफडी के पैसे माँ और छोटे भाई के नाम कर दिया। उसने बोला, मेरे शादी के लिए जो पिताजी ने एफडी किया था, वह मेरे नाम कर दिए, वह मुझे नहीं चाहिए। उसी से पीयूष की पढ़ाई लिखाई और उसकी परवरिश होगी। माँ दुकान वाले घर में रहकर अपना जीवन गुजारा करेगी। यह कहकर वह अपने माँ के गले मिली और बोली, माँ तुम मेरे साथ चलो। माँ कहने लगी, बेटी मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर नहीं जाऊंगी, तुम्हारे ऊपर क्यों बोझ बनूंगी। पूजा ने समझाया, मेरे ऊपर कोई बोझ नहीं बनोगी माँ, तुम अपनी दुकान और दुकान के साथ जो मकान है वह किराए पर दे दो, और जो एफडी के पैसे हैं उसी से वहां पर पीयूष की अच्छी पढ़ाई और परवरिश होगी। किराए का पैसे भी तुम्हारे पास आता रहेगा, तो तुम कहाँ मुझ पर बोझ बनोगी। पूजा की माँ को यह बात अच्छी लगी। वह अपने बेटे पीयूष को लेकर पूजा के साथ चली गई। पूजा ने वहां पर अपने माँ और छोटे भाई के लिए अलग से एक कमरा लेकर व्यवस्था कर दिया। एफडी के सारे पैसे उसमें से पूजा निकाल निकाल कर भाई के पढ़ाई और उसमें खर्च करने लगी, और माँ के घर खर्च के लिए यहाँ से उसके दिए हुए दुकान के किराया और बाकी के फ्लैट का भी किराया आता रहा, जिससे पूजा को भी कभी माँ और भाई बोझ नहीं लगे, और उसके ससुराल वालों के साथ भी अच्छा संबंध बना रहा। कुछ ही समय बीता था कि एक दिन प्रकाश का फोन गया। उसने बोला, मुझे माफ कर दो माँ, मैं अब यहाँ अकेला बहुत दुखी महसूस करता हूँ। क्या मैं तुम लोगों के साथ रहने आ सकता हूँ। 5 सालों के बाद अपने बेटे प्रकाश की आवाज सुनकर माँ का दिल तड़प उठा। आखिर माँ का दिल कब तक अपने बेटे से नाराज रह सकता है। उसने तुरंत बोल दिया, हाँ बेटा, तुम दुखी हो, परेशान हो, यह मुझसे देखा नहीं जाता। तुम आ जाओ, हम सब साथ मिलकर रहेंगे। प्रकाश भी अपनी माँ और भाई के पास पहुंच गया। पूजा के पति ने प्रकाश को एक कंपनी में नौकरी दिला दिया। अब प्रकाश नौकरी करते हुए और वहां पर अच्छे से रहने लगा। उसकी दवाइयां तो पहले ही बंद हो चुकी थी, इसीलिए उसका मानसिक संतुलन भी अब ठीक हो चुका था। वह अब सबकी इज्जत और शर्मिंदगी भी महसूस करता था। समय बीतने के साथ पूजा ने अपने ससुराल के रिश्ते में एक लड़की को देखकर अपने भाई की शादी भी करवा दी। जो लड़की अब प्रकाश के साथ साथ उसकी माँ, उसके भाई का भी खूब ध्यान रख रही थी। तो दोस्तों, लास्ट में इस कहानी में सब कुछ सही हो जाता है। कहानी आप लोगों को कैसी लगी, लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। पूजा ने फैसला सही किया या गलत, आपको क्या लगता है। अपने अनमोल विचार कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं एक ऐसी ही नई कहानी के साथ। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। और हाँ, जाने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।